हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपको वीडियो के टाइटल से ही पता चल गया होगा हम क्या पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। अब ये है क्या? न्यूटन हैज गिवन 3 लॉज टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ बॉडीज। दीज लॉज आर नोन एज न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। एक साइंटिस्ट था जिसका नाम न्यूटन था। उसने क्या किया, 3 लॉज दिए। किसके लिए दिए? कोई भी बॉडी जो मोशन में होती है उसको डिस्क्राइब करने के लिए उसने 3 लॉज दिए, और उन्हीं लॉज को हम क्या कहते हैं? न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो हम 3 वो जो लॉज हैं वो पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन ने जो पहला लॉ दिया था उसमें उसने क्या कहा था? तो देखते हैं क्या कहा था। अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी। एंड अ बॉडी इन मोशन विल कंटिन्यू इन मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो स्ट्रेट लाइन में उसी यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मोशन में रहेगी, अनलेस इट इज कंपेल्ड बाय एन एक्सटर्नल फोर्स टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। कब तक रहेगा ऐसा? जब तक उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। अगर उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स लगता है देन उसकी जो स्टेट है वो चेंज होगी। तो इसको अगर मैं अगर एक सिंपल भाषा में बोलूं तो इसको हम क्या बोलेंगे? अगर एक बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा। एक्सटर्नल फोर्स मतलब मान लो ये नोटबुक है, अगर जब तक मैं इसको हिलाऊंगी नहीं तब तक ये नहीं हिलेगी। इट मीन्स ये जो नोटबुक है वो रेस्ट पे है और रेस्ट पे ही रहेगी। कब तक रेस्ट में रहेगी? जब तक इसमें कोई फोर्स अप्लाई नहीं होता। अगर मैं इसे हिलाऊंगी नहीं तो वो रेस्ट में ही रहेगा। अगर मैं इसे हिलाऊंगी तो स्टेट इसकी चेंज हो जाएगी। सेम किसके लिए होगा? अगर बॉडी मोशन में होगी। अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी जब तक उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता है। एक बॉल है, वो बॉल मूव करती रहेगी। कब तक मूव करती रहेगी? जब तक उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। बॉल जब अगर हम फेंकेंगे तो एक पॉइंट पे आके रुक जाती है, तो उस पर इट मीन्स एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रहा है। वो कौन सा एक्सटर्नल फोर्स है? वो फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन की वजह से क्या हो रही है? वो बॉल स्टॉप हो जा रही है। इस लॉ को पढ़ने के लिए हमें एक टर्म का जानना बहुत जरूरी है, दैट इज inertia. Newton's first law recognizes that everybody has some inertia. न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है वो ये कहता है कि हर किसी बॉडी के पास इनर्शिया होता है। अब ये इनर्शिया है क्या? इनर्शिया इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच इट रेजिस्ट्स अ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। कहने का मतलब ये है कि इनर्शिया एक प्रॉपर्टी है बॉडी की जिसमें वो क्या करती है, अपने स्टेट को, चाहे वो रेस्ट हो या मोशन हो, उसे चेंज नहीं होने देती है। वो रेजिस्ट करती है चेंज को, रोकती है चेंज को। अगर इससे सिंपल डिफाइन पढ़नी है तो ये रही, द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू रिमेन एट रेस्ट और इफ मूविंग टू कंटिन्यू मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड इनर्शिया। बॉडी की टेंडेंसी होती है कुछ कि वो अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी। अगर उसे कोई फोर्स लगाएगा तो उसको रोकती भी है। और अगर वो मोशन में है, मूव कर रही है, तो वो मूव ही करते रहना चाहेगी। वो रेजिस्ट करेगी अगर उसे कोई रेस्ट में लाना चाहेगा तो। द इनर्शिया ऑफ अ बॉडी डिपेंड ऑन इट्स मास। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। इनर्शिया डिपेंड करता है मास में। अब इसका क्या मतलब है? मान लो एक कार है और एक बॉल है, दोनों क्या है? रेस्ट में है। बॉल को हिलाना इजी होगा कि कार को? ऑफ कोर्स ही बात है, कार को हिलाना मुश्किल होगा। तो दोनों के पास इनर्शिया है, दोनों के पास टेंडेंसी है कि वो मूव नहीं होना चाहेंगे, वो रेजिस्ट करेंगे मूव को। तो इनर्शिया किस पे डिपेंड करती है? मास पे। ज्यादा मास होगा तो ज्यादा इनर्शिया होगी, कम मास होगा तो कम इनर्शिया होगी। तो बॉल के पास क्या है? कम इनर्शिया है, तो वो इतना रेजिस्ट नहीं कर पाएगी और बॉल को मूव करना इजी होगा। लेकिन जो कार है उसका मास ज़्यादा है,
इट मीन्स इनर्शिया भी ज़्यादा होगी, तो इट मीन्स वो रेजिस्ट ज़्यादा करेगी, इसलिए कार को हिलाना मुश्किल है एज कंपेयर टू बॉल को। तो ये था हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब हम पढ़ेंगे सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। इसको पढ़ने से पहले हम क्या पढ़ेंगे, मोमेंटम, कि मोमेंटम होता क्या है। द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी। मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। इसको पी से भी डिनोट करते हैं और रो से भी डिनोट करते हैं। मोस्टली लोग पी से करते हैं, तो मैंने यहाँ पे पी लिखा हुआ है। इसको अगर मैं सिंपल टर्म में कहूँ तो ये है मेजरमेंट ऑफ मास इन मोशन। हर एक बॉडी का क्या होता है, मास होता है। अगर वो मूव कर रही है तो उसको हम एक तरह से मेजर कर रहे हैं मोमेंटम से। अगर वेलोसिटी जीरो, मान लो कोई चीज रेस्ट में है तो उसका मोमेंटम क्या होगा, जीरो। और अगर मोशन में है, कोई वेलोसिटी है, तो यहाँ पे कोई आंसर आएगा, इट मीन्स उसका मोमेंटम कुछ होगा उस बॉडी का। तो मोमेंटम क्या है हमारा, एक तरह से मेजरमेंट है मास का इन मोशन। अब आएंगे हम हमारे लॉ पे। तो सेकेंड लॉ क्या कहता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी is directly proportional to the applied force and takes place in the direction in which the force acts। सिंपल भाषा में कहूँ तो इसने क्या कहा है, फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मतलब मोमेंटम जो चेंज हो रहा है टाइम के साथ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स से। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो ये हमारा ये क्या दर्शाता है पूरा, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ऊपर वाला हमारा क्या कहलाएगा, चेंज इन मोमेंटम अपॉन में टाइम, ये हमारा क्या कहलाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब हम पढ़ेंगे चेंज इन मोमेंटम। इट मीन्स ये क्या है, चेंज इन मोमेंटम मतलब फाइनल मोमेंटम को माइनस कर दो इनिशियल मोमेंटम से। ये हमारा फाइनल मोमेंटम है, ये हमारा इनिशियल मोमेंटम है। अभी मैंने आपको बताया मोमेंटम किसके बराबर है, मास इंटू वेलोसिटी। तो जो स्टार्टिंग में जो मोमेंटम होगा उसमें वेलोसिटी कौन सी होगी, जो स्टार्टिंग में वेलोसिटी होगी। और स्टार्टिंग में जो वेलोसिटी होती है उसे बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी, जिसे रिप्रेजेंट करते हैं यू से। तो इसलिए यहाँ पे यू आया है इंस्टेड ऑफ वी। ये क्या है, फाइनल मोमेंटम। इसमें जो वेलोसिटी लगेगी वो फाइनल वेलोसिटी लगेगी, और फाइनल वेलोसिटी क्या होती है हमारी, v, इसलिए यहाँ पे आया है एम वी। तो फाइनल मोमेंटम को माइनस कर देंगे इनिशियल मोमेंटम से, वो हमारा कहलाता है चेंज इन मोमेंटम। अब जो ये मोमेंटम में चेंज आया है वो कितने टाइम में आया है, t टाइम में आया है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया t। तो ये पूरा क्या कहलाएगा हमारा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, m कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, m बाहर आ गया तो अंदर बचा v, माइनस का माइनस, m बाहर आ गया तो क्या बचा, u। अब हम एक चीज नोटिस करेंगे, v माइनस यू अपॉन टी, v माइनस यू, इट मीन्स चेंज इन वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी को मैंने इनिशियल वेलोसिटी से माइनस कर दिया, इट मीन्स ये क्या हो गया, चेंज इन वेलोसिटी। तो ये हो गया हमारा चेंज इन वेलोसिटी। और ये क्या है, t, मतलब t टाइम में क्या चेंज आया है वेलोसिटी में। v माइनस यू अपॉन टी रिप्रेजेंट्स चेंज इन वेलोसिटी विथ टाइम विच इज नोन एज एक्सेलरेशन। अगर आपको एक्सेलरेशन की डिफाइन नहीं पता तो चेंज इन वेलोसिटी विथ टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन। तो v माइनस यू क्या शो कर रहा है हमारा, चेंज इन वेलोसिटी, और t क्या शो कर रहा है, विद टाइम t। v माइनस यू अपॉन टी किसके बराबर है, एक्सेलरेशन के। एक्सेलरेशन को हम किससे डिनोट करते हैं, a से। तो इस पूरे की जगह हमने क्या लिख दिया, a लिख दिया। तो f क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है m और a के। ये साइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का है। इसका मतलब क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है अगर एक जना बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, दूसरा बढ़ेगा तो पहला वाला भी बढ़ेगा। जब हम साइन हटाते हैं तो कोई कांस्टेंट लगाते हैं, तो यहाँ पे क्या लगा दिया, k लगा दिया, और इक्वल टू का साइन लगा दिया। तो ये हो गया f इज इक्वल टू में ma। अब आप बोलोगे k कहाँ गया,
द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट के इन एसआई यूनिट्स इज 1। एसआई यूनिट्स में कांस्टेंट के की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे तो हमारा यही आ जाएगा F इज इक्वल टू में MA। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे MA से तो MA ही आएगा। अगर किसी को समझ नहीं आया तो मैं लिख के ही बता देती हूँ। यहाँ पे 1 आ गया, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेम ही आएगा, F इज इक्वल टू में MA। तो ये आ गया हमारा F इज इक्वल टू में MA। तो ये था हमारा न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अब हम पढ़ेंगे थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो ये क्या कहता है, whenever one body exerts a force on another body, the second body exerts an equal and opposite force on the first body। इसने क्या कहा है मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। अगर कोई बॉडी दूसरे बॉडी पे फोर्स डाल रही है तो वो दूसरी बॉडी पहली बॉडी पे भी उतना ही फोर्स डालेगी, इक्वल एंड अपोजिट। अब इक्वल एंड अपोजिट क्या, उतना ही फोर्स लगाएगी जितनी फर्स्ट बॉडी लगा रही है और अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगी। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी, आपको उससे क्लियर समझ आ जाएगा। तो इसका एक इजी एग्जांपल बता देती हूँ। मान लो एक बच्चा है, उसने स्केट्स पहने हुए हैं, वो दीवार पे अपने हाथ रखता है और दीवार पे क्या करता है, धक्का मारता है। तो वो क्या देखेगा कि जैसे ही वो दीवार को धक्का मारता है वो पीछे की तरफ जाता है, कि जैसे उसको लग रहा है कि दीवार ने उसे धक्का दे दिया हो। तो ये कैसे हुआ, जब अपने हाथों से वो फोर्स लगाता है बच्चा वॉल पे, तो वॉल भी उस पे इक्वल फोर्स लगाती है अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए वो बच्चा पीछे की तरफ जाएगा। बच्चे ने रोलर स्केट्स पहने हुए थे, इसलिए हमें जो ये मोशन है जो वॉल ने लगाया बच्चे पे वो हमें दिख पाया। अपोजिट डायरेक्शन में आपको एक बार समझा देती हूँ। मान लो ये वॉल है, बच्चे ने इस साइड फोर्स लगाया, लेकिन बच्चा कहाँ गया, इस साइड। तो जो वॉल इस पे फोर्स लगा रही है बच्चे पे, उतना ही फोर्स लगाएगी जितना बच्चे ने उस पे लगाया है। बच्चे ने इस डायरेक्शन में लगाया है, वो अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगी, इसलिए बच्चा इस साइड गया। अगर बच्चा ज़्यादा फोर्स लगाएगा तो वो ज़्यादा दूर तक जाएगा, अगर कम फोर्स लगाएगा तो कम दूर तक आएगा। तो ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है। तो ये था हमारा न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ज़्यादा हार्ड नहीं है, इसमें जस्ट आपको कीवर्ड्स पता होने चाहिए और इनमें बहुत सारे रीजनिंग के क्वेश्चन बनते हैं। अगर हमें लॉज ढंग से नहीं पता है तो उन रीजनिंग क्वेश्चंस के आंसर देना बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसलिए आपको डिटेल्ड नॉलेज होनी चाहिए इन लॉज की, जो कि मैंने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करी है। आई होप इसके बाद आप रीजनिंग के क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अगर आपको जो मैं वीडियोस बनाती हूँ पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना। तो इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।